गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन के क्लास में आपका सुस्वागत है। मित्रों, आज मैं एक सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज के साथ आपके सामने मुखातिब हूं और मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी जो एक इंपॉर्टेंट इशू है, जो राष्ट्रीय महत्व का विषय है, उस पर थोड़ी बहुत चर्चा और परिचर्चा हो। मित्रों, समाज शास्त्र के इस कक्षा में घटने वाली समाज की सारी गतिविधियों का हम अध्ययन और परिचर्चा करेंगे। आज जो हम चर्चा और परिचर्चा का विषय रखे हैं वह है दल बदल, यानी कि आयाराम और गयाराम। विदित है कि भारत के 5 बड़े राज्यों में विधानसभा की चुनाव होने जा रही है। हमारे यहाँ चुनाव एक लोकतंत्रीय महायज्ञ के तौर पर देखा जाता है और इसकी अपनी एक गरिमा और शुचिता है। मित्रों, इसी गरिमा और शुचिता को इन दिनों हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहीं ना कहीं से तार तार कर दिया है, उसकी साख पर बट्टा लगाया है। अगर उत्तर प्रदेश के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो बीजेपी के कुनबे से करीब 3 कैबिनेट रैंक के विधायक और 7 मंत्री और 7 विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है, यानी कमल का साथ छोड़कर अखिलेश के साथ साइकिल के सहसवार बन गए हैं। इसी तरह से कई अन्य राज्यों में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं, यानी चुनावी मौसम में राजनीतिक बेवफाई आज परवान चढ़ रही है। सवाल उठता है कि क्या यह जो चुनावी मौसम में राजनीति की बेवफाई है वह सही है या गलत? यह चर्चा और परिचर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन हम संवैधानिक दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इसको तराशने की और तलाशने की कोशिश करने जा रहे हैं। ये सोशियो पॉलिटिकल इशू है और निश्चित तौर पर ये अगर आप पीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे, और अगर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर ये सवालात आपसे साक्षात्कार बोर्ड में पूछने की संभावना बलवती बनती दिख रही है। मित्रों, दल बदल का सीधा सा अर्थ होता है कि एक राजनीतिक पार्टी के प्रति जो निष्ठा है उस निष्ठा से विमुख होकर दूसरे राजनीतिक पार्टी का दामन थाम लेना। किन परिस्थितियों में और किन दुर्विसंधियों में यह दामन थामा जाता है, यह एक अन्वेषण यानी खोज का विषय है, लेकिन सतही तौर पर देखें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसके पीछे नाराजगी, नाखुशी और अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कि व्यक्तिगत निहित स्वार्थ कारण बनकर उभरता दिख रहा है। दल बदल कानून को हमारे जो भारतीय लोकतंत्र की परंपरा है उसमें कहीं पर भी नैतिक समर्थन इसे प्राप्त नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र यानी कि जीवन शैली, लाइफ स्टाइल माना गया है। लोकतंत्र यानी कि गरिमामय शब्द, लोकतंत्र यानी कि जीने की एक कला। लेकिन जब यह जीने की कला में दाग आने लगे, बदनुमा धब्बा आने लगे, तो निश्चित तौर पर इसको हम तराशने और खंगालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ जो दल बदल की परिपाटी थी वो भारतीय राजनीति में करीब 70 के दशक से शुरू हुई और आज मौजूदा परिप्रेक्ष्य में यह एक नासूर बनकर उभर चुकी है। दल बदल कानून को लेकर अगर हम संविधान को खंगालने की कोशिश करें तो उन मुद्दों पर आने से पहले एक बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक हुक्मरानों से और राजनीतिक मठाधीशों से पूछना चाहता हूं कि जिस योगी और मोदी के पब्लिक फिगर पर इतना ज्यादा शाख बना हुआ है और जिस आईडी और आयकर डिपार्टमेंट के मुखिया के हाथ में वो चीज है, वहां से कैसे लोग भाग रहे हैं। खैर, ये राजनीतिक विषय का वस्तु हो सकता है। हम संविधान की तरफ मुखातिब होते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 के जब हम 52वां संविधान संशोधन को देखेंगे तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे एक दल विरोधी कानून पारित किया गया था और उस दल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसी तरह से वर्ष 2004 में 91वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून पारित हुआ और इसे एक तरह से सरकारी अपवाद के तौर पर देखा गया। इसके पहले अगर हम देखें तो दिनेश गोस्वामी
याद रखिएगा ये सब पीटी में आप जब मेंस लिख रहे हो तो वहां पे, और फिर जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां साक्षात्कार बोर्ड में ये प्रश्न बनेंगे। तो वहां पे प्रश्न जो बनेंगे उसको हमको जो आंसर करना है वो आंसर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ही होना चाहिए। राजनीति का कोई भी शब्द वहां पे प्रयोग करना हमारे समझ से गैर मुनासिब होगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो संवैधानिक मापदंड है, संवैधानिक प्रावधान है, फ्रेमवर्क है, उसी के अंतर्गत अपनी बातों को हम रखें। तो 1985, 2004, फिर दिनेश गोस्वामी कमीशन जो 1990 में बनता है, विधि आयोग का जो 170वीं रिपोर्ट भारत सरकार के पास दी जाती है, इन सब जगह पर दल बदल को एक गैर कानूनी प्रैक्टिस माना गया है और एक कानून इसके लिए पारित हुआ है। इसी तरह से एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, की ही होतो होलहन बनाम जिहा चिल्लू का मामला आया था। ये मामला आया था 1993 में। तो 1993 में मामला आया था, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया कि दल बदल कानून के समीक्षा के दरमियान स्पीकर का जो निर्णय होगा वह अंतिम निर्णय नहीं होगा। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो स्पीकर का निर्णय होता है वह कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में चला जाता है और सरकार भी किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी की रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही फोरसाइटनेस दिखाते हुए एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक फैसला दिया 1993 में की होतो होलन बनाम जिही चिल्लू के प्रकरण में, कि जो द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज नॉट एवरलास्ट, ये अंतिम निर्णय नहीं होगा, बल्कि वह निर्णय जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आएगा और जाएगी अदालत तो उस मामले का रिव्यू कर सकती है, यानी न्यायपालिका उसका रिव्यू करेगी। अब अगर साक्षात्कार बोर्ड में आपसे कुछ सुझाव मांगा जाता है कि दल बदल कानून को कैसे रोका जाए या इसके लिए क्या आपके पास सुझाव है, तो मेरी समझ से 2-4 सुझाव आप नोट कर सकते हैं कि दल बदल कानून को लेकर एक निर्णायक प्राधिकरण होना चाहिए, ये सरकार को गठित करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि दल बदल कानून को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी याचिका सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो आप दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल होना चाहिए जो कि इस मामले की देख करे, जांच करे और सुनवाई करे। हमारे जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब रहे हैं, उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के दरमियान सरकार बचाने के लिए इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है और वहीं पे एक खेल होता है हॉर्स ट्रेडिंग का, जो कि भारतीय लोकतंत्र को कहीं ना कहीं से ब्लॉट करता है, कलंकित करता है। तो कहे कि ये जो सरकार बचाने के लिए ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसके दुरुपयोग से उसको हटा देना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रत्येक राजनीतिक दल को आरटीआई के अंतर्गत आना चाहिए। अब आरटीआई के अंतर्गत आने से क्या होगा, देखिए दल बदल कानून के लिए एक बहुत बड़ा जो जिम्मेवार कारण है वह है कि राजनीतिक दलों में इंटरनल डेमोक्रेसी जिसको हम लोग कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। लोकतंत्र का बाजारीकरण कर लोकतंत्र को एक गुड्स बनाकर कमोडिटीज बनाकर हमारे राजनेता इसे बाजार में बेचते हैं, जनता का वोट अपने पक्ष में लेते हैं और उसी लोकतंत्र के आधार पर हमारे राजनेता या राजनीतिक दल सत्ता नशीं होते हैं। लेकिन वही जब लोकतंत्र के बाद
अपने घर आंगन में करने की बात आती है, वही लोकतंत्र की बात जब अपने पार्टी के अंदर स्थापित करने की बात आती है, तो वहां पे इंटरनल डेमोक्रेसी को मार दिया जाता है। जो कांग्रेस पर उलाहना कल के दिनों में बीजेपी देती थी कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी का घोर अभाव है, वहां डिक्टेटरशिप है, वन मैन शो होता है, आज वही आरोप कमोबेश हमारी बीजेपी पर लग रही है कि बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव है, डिक्टेटरशिप है, जो बड़े मठाधीश है वो जो आदेश देते हैं वो सबके लिए सर्वमान्य हो जाता है। यानी कि मैंने पहले भी बताया है पिछले कक्षाओं में कि लोकतंत्र यूनिलैटरल डिसीजंस का नाम नहीं है, लोकतंत्र कैलवस डिसीजन का नाम है। लोकतंत्र सामूहिक निर्णयन के सिद्धांत पर आधारित होता है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस एंड कलेक्टिव डिसीजंस की बात होती है लोकतंत्र में। तो जैसे केशव प्रसाद मौर्य सहित कई मंत्री, दारा सिंह और कई ने उत्तर प्रदेश में जब जोगी कैबिनेट को छोड़ा तो उन्होंने सीधा सा आरोप लगाया कि देयर इज अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन द बीजेपी। इट मीन्स कि जो आंतरिक लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए था वो हमारे राजनीतिक दलों में नहीं है, और इसके कारण कई बार पार्टी के अंतरकला, नेतृत्व का संकट, खरीद फरोख्त का संकट उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। तो ये कुछ सुझाव आप वहां पर दे सकते हैं, और ये भी सुझाव आप रख सकते हैं कि जब हमको दुनिया के हम सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश हैं और हमारा दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है, तो हमारा फर्स्ट क्लास संविधान के सहारे थर्ड क्लास की पॉलिटिक्स कितने दिनों तक हम ले जाएंगे, ये हम लोगों को खुद विचार करना होगा। हमारे राजनीतिक घरानों को, राजनीतिक दलों को विचार करना होगा कि ये जो आया राम गया राम की संस्कृति है आखिर कब तक चलेगी। देखिए, चुनावी मौसम है, कहीं ना कहीं राजनीतिक बेवफाई देखने को मिलेगी ही, और ये चुनावी फसाना में राजनेताओं का अफसाना का अपना एक नायाब तजुर्बा रहा है नेताओं के पास। लेकिन मित्रों, हमें कहना है कि हमें देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। तो समय और समाज बदल चुका है, तो हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमारे अपनी विचारधारा को भी बदलना होगा, और शुरुआत हमेशा ऊपर से होनी चाहिए। जिनके हाथ में सत्ता है, पावर है, यानी कि पार्लियामेंट से ही राजनीतिक सर्वसम्मति से कोई निर्णय लिया जाए, ताकि फिर कोई आया राम और गया राम की कहानी भारतीय राजनीति में चुनावी मौसम में बरसाती मेढक की तरह न घटित हो। कहना बड़ा मुश्किल है, लोकतंत्र है, यहाँ कुछ भी संभव है। तो इसलिए हम अंततः यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं पिक्चर अभी बाकी है। जैसे जैसे लोकतंत्र का महाजग अपने परवान को चढ़ेगा, अभी कई नेता और मंत्री इधर से उधर अदला बदली करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, लेकिन कब तक? इन्हीं मौजूद सवाल के साथ मैं आपको छोड़ते हुए जाना चाहूंगा, और यही कोशिश हमारी रहेगी कि भारत सरकार इस पहलू को गंभीरता पूर्वक देखे, देश के जागरूक नागरिक, बुद्धिजीवी वर्ग, मीडिया के लोग देखें, और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का ये ब्लॉटिंग फिगर हो रहा है, दल बदल कानून, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके इसको और सख्ती से लागू करें और भारतीय राजनीति को एक नया आयाम और नया प्राण दें। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन आपसे विदा लेना चाहेंगे, और फिर अगली कक्षा में किन चुनिंदा मुद्दों के साथ हम आपके साथ मुखातिब होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।